हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमिला यादव। सीटेट एग्जाम की सीडीपी मास्टर सीरीज में आज हमारा टॉपिक रहेगा असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं आंकलन और मूल्यांकन। आंकलन और मूल्यांकन। आंकलन और मूल्यांकन की हमें ज़रूरत क्या पड़ी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। एज ए टीचर जब हम अपने स्टूडेंट्स को कोई भी एक टॉपिक पढ़ाते हैं, उसको पढ़ाने के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि उस स्टूडेंट ने कितना सीखा। वो जानने के लिए या तो हम बच्चे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, ओरली कोई भी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, तब हम ये पता लगा पाएंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। या फिर हम बच्चे का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि बच्चे की जो बिहेवियर है उसमें कितने चेंजेस आए हैं, किस एक्सटेंट तक चेंजेस आए हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। या फिर हम बच्चे का पेपर पेंसिल टेस्ट ले सकते हैं, मतलब रिटन एग्जामिनेशन लेकर हम ये पता लगाएंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो जब भी हम कोई भी एक टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितनी कमियां सीखने में रह गई हैं, उन सबको सुधार करने के लिए हमें असेसमेंट एंड इवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। असेसमेंट एंड इवोल्यूशन से पहले एक टर्म और आती थी जिसे हम कहते हैं मापन, जिसे हम कहते हैं मेजरमेंट। देखिए, जो मेजरमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की बात करती है, मात्रा की बात करती है। जब हमारे पेरेंट्स पढ़ा करते थे तब आपने सुना होगा उस टाइम पर क्या होता था, जो एग्जामिनेशन सिस्टम हुआ करता था वो या तो पास करता था या फिर फेल करता था। अगर किसी बच्चे ने 33 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो वो पास हो जाएगा, लेकिन अगर उसके एक नंबर भी कम आया है तो वो फेल हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक बच्चे के 89 मार्क्स आए हैं और एक बच्चे के 88 मार्क्स आए हैं तो 89 मार्क्स वाला बच्चा तो टॉपर हो जाएगा, इसको तो हम टॉपर कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड पोजीशन पे कहेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे के एकेडमिक्स पर फोकस करते थे पहले कि बच्चे ने कितने अंक प्राप्त करे हैं, बच्चे ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, वो मेजरमेंट है। तो मापन में सिर्फ और सिर्फ मात्रा की बात होती है। जिस तरह से हम मेजरमेंट की बात करते हैं, हम लंबाई को माप सकते हैं कि वो 2 फीट लंबा है, वो 5 फीट लंबा है। हम वेट को माप सकते हैं कि वो 2 किलो का है, वो 5 किलो का है। जो मात्रा होती है वो फिजिकल क्वांटिटीज की होती है। स्केल से हम एक एग्जैक्ट मात्रा निर्धारित कर देते हैं। लर्निंग में मापन का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स से है। मार्क्स, कितने अंक बच्चे ने प्राप्त किए, वो क्या है, मापन है, मेजरमेंट है। लेकिन टाइम के साथ साथ ये पाया गया, ये मापन है, ये सिर्फ और सिर्फ मार्क्स को देखती थी, बच्चे में और अदर क्वालिटीज भी हो सकती हैं उस पर फोकस नहीं करती थी। तो ये एक ड्रॉबैक रहा हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम का कि हम बच्चे के सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स को देख रहे हैं। बच्चे को हो सकता है कि ये 88 मार्क्स लेने वाला बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, इसी स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा ना हो। तो सिर्फ और सिर्फ हम एक एकेडमिक्स को ही लेकर नहीं चल सकते, बच्चे की जो अदर स्किल्स हैं उन पर भी फोकस होना जरूरी है। इसलिए मापन को छोड़कर फिर आगे एक और टर्म आई जिसको हमने कहा असेसमेंट, जिसको हमने कहा आंकलन। असेसमेंट में दोनों तरह की बात होती है, गुण की भी बात होगी, गुणात्मक भी बात होगी और मात्रा की भी बात होगी। बच्चे में कौन कौन से गुण प्रेजेंट हैं, मतलब बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, जो उसमें अदर टैलेंट है उस पर भी फोकस किया जाएगा। जो असेसमेंट का प्रोसेस है, ये टर्म है मापन के कंपैरिजन में। मापन सिर्फ और सिर्फ मात्रा की बात कर रहा था, आंकलन गुण और मात्रा दोनों की बात करेगा। ये जो मापन होगा ना, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ होगा। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है तभी होता है क्या, आंकलन प्रोसेस के साथ। मतलब ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस होता है, ये सिर्फ एक इवेंट नहीं होता है। जैसे मापन था, मापन एक इवेंट था। जब आप फाइनल एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, आप एग्जामिनेशन में बैठ के जो आप लिख रहे हैं वही आपका फाइनल रिजल्ट बनाएगा, वही आपको पास और फेल करता था। आंकलन थ्रू आउट द प्रोसेस चलता रहता है। मतलब जब से आपने इंस्ट्रक्शन शुरू करी, जब से आपने टीचिंग करना शुरू किया, तब से लेकर और एंड तक असेसमेंट चलता रहता है। असेसमेंट सिर्फ एक इवेंट ना होकर क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। असेसमेंट किस लिए किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है टीचिंग लर्निंग में जो गैप्स रह गए, लर्निंग गैप्स जो रह गए उनको पूरा करने के लिए। लर्निंग गैप्स का क्या मतलब है, मान लीजिए मैं आपको एक टॉपिक समझा रही हूँ, आपको समझ में आ गया तो मतलब जो लर्निंग आउटकम्स थी वो हमें प्राप्त हो गई। लेकिन अगर आपको कोई भी एक टर्म भी नहीं समझ में आई तो वो क्या रह गया, वो एक लर्निंग गैप रह गया,
इस लर्निंग गैप को पूरा करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? आंकलन की जरूरत पड़ती है, असेसमेंट की जरूरत पड़ती है। जब बच्चों में लर्निंग गैप्स रहे तो ये इस बात पर फोकस करेगा कि ये जो लर्निंग गैप्स रहे ये किसके कारण रहे। हो सकता है जो मेरी टीचिंग स्टाइल है वो अच्छी ना हो, टीचिंग स्टाइल में कुछ कमियां रही हो। हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, हर एक बच्चा अपने तरीके से सीखता है। तो हो सकता है कि जिस तरीके से मैं सिखा रही हूँ बच्चा उस तरीके को नहीं समझ पा रहा हो, तो यहाँ पर हो सकता है बच्चे टीचर को TLM यूज करने की जरूरत पड़े। TLM क्या हुआ? टीचिंग लर्निंग मटीरियल। कुछ दृश्य सामग्री हो सकती है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो जाता है, व्हाइट बोर्ड हो जाता है, या चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, ये हमारी दृश्य सामग्री हो गई। कुछ हमारी श्रव्य सामग्री होती है, कुछ दृश्य श्रव्य दोनों होंगी, जैसे टेलीविजन हो गया। इस तरह के मटेरियल का हम यूज कर सकते हैं। हम ये पता लगाएंगे कि बच्चे को किस तरह की रिक्वायरमेंट है, बच्चे में किस तरह की लर्निंग गैप्स रही है, फिर उनको दूर करने के लिए हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मॉडिफिकेशन करते हैं। इसलिए असेसमेंट की जरूरत है। असेसमेंट की जरूरत टीचिंग लर्निंग गैप्स को पूरा करने के लिए है। तो असेसमेंट है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बहुत होगा। लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए होता है। ये फीडबैक देता है, फीडबैक देता है, पृष्ठ पोषण करता है। फीडबैक का मतलब क्या है? फीडबैक सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स को भी फीडबैक देता है कि टीचर की जो टीचिंग स्टाइल है वो कितनी इफेक्टिव रही, इसके बारे में फीडबैक देता है। बच्चों ने कितना सीखा इसके बारे में फीडबैक देता है। मतलब फीडबैक किस किस के बारे में देगा? शिक्षक, टीचर और छात्र, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के बारे में फीडबैक देता है। ये कौन करता है? असेसमेंट। अब ये जो असेसमेंट है इसके कुछ टाइप्स होते हैं कि जब हम बच्चे का असेसमेंट कर रहे होते हैं, आंकलन कर रहे होते हैं, तो वो कितनी तरह का होता है? वो मेनली 4 टाइप का होता है। सबसे पहले आता है सम्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं योगात्मक असेसमेंट। फिर है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम बोलते हैं रचनात्मक असेसमेंट। फिर पीयर, मतलब साथी के साथ जब असेसमेंट होगा तो पीयर्स, और सेल्फ असेसमेंट। ये 4 तरह के असेसमेंट होते हैं। सबसे पहले कौन सा होगा? सम्मेटिव होगा, जिसको हम बोलते हैं योगात्मक। दूसरा होता है फॉर्मेटिव, जिसको हम बोलते हैं रचनात्मक। और थर्ड होता है पीयर असेसमेंट। और फोर्थ होता है सेल्फ असेसमेंट, मतलब स्वयं का असेसमेंट। देखिए ये जो योगात्मक असेसमेंट होता है, जो हमारा सम्मेटिव असेसमेंट होता है एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड ऑफ कोर्स के आखिर में होता है, सेमेस्टर के आखिर में होगा, जब आपके फाइनल एग्जाम्स जो होते हैं वो कौन से एग्जाम होते हैं? योगात्मक होते हैं। मतलब वहां पर सम्मेटिव असेसमेंट हो रहा होता है। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। यहाँ पर बच्चे ने साल भर कितना सीखा है उसका असेसमेंट हो रहा होता है। अब ये जो रचनात्मक इवोल्यूशन है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ होता है। मतलब विद इंस्ट्रक्शन। जब आप बच्चे को पढ़ा रहे होते हो साथ साथ असेसमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रचनात्मक असेसमेंट। जब एक टीचर क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है तब वो साथ साथ ही उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है, तो वो कौन सा असेसमेंट हुआ? रचनात्मक असेसमेंट हुआ। फॉर्मेटिव असेसमेंट में फीडबैक मिलती है। हमें क्या मिलती है? फीडबैक मिलती है। फीडबैक के साथ साथ जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी गैप्स रह गए उनको पूरा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर सुधार की गुंजाइश होती है। सबमेटिव असेसमेंट में सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। यहाँ पर तो एट द एंड ऑफ कोर्स के एंड में जब आपका एग्जामिनेशन हो रहा होता है, जब आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और उसके लिए जब आप एग्जाम देने जा रहे होते हो, वहां पर आपका सबमेटिव असेसमेंट हो रहा होता है। यहाँ पर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन रचनात्मक में सुधार की गुंजाइश होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें फीडबैक मिलता है। यहाँ पर टीचर भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकता है और स्टूडेंट भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकता है। फिर आता है हमारा पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट का मतलब जब साथी समूह एक दूसरे का असेसमेंट कर रहे होते हैं, तब वहाँ पर पीयर असेसमेंट हो रहा होगा। आपने क्लास में बच्चों को देखा होगा, 1-2 बच्चे हैं, वो कोई भी क्वेश्चन लर्न कर रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम एक दूसरे से सुनते हैं। वो एक दूसरे से जो सुन रहे हैं वहाँ पर पीयर असेसमेंट हो रहा है, साथ ही एक दूसरे का असेसमेंट कर रहे होते हैं। फिर सेल्फ असेसमेंट होता है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब हम खुद का असेसमेंट खुद ही कर रहे होते हैं। जैसे हम कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं, जब आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे होते हो तो हम खुद ही असेसमेंट कर रहे होते हैं। ये 4 टाइप की असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को सबसे
से अच्छा माना गया है क्योंकि यहाँ पर हमें फीडबैक मिलती है और यहाँ पर सुधार की गुंजाइश होती है। ये जब से इंस्ट्रक्शन शुरू होती है तब से लेकर और पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चलती रहती है। सबमेटिव असेसमेंट एट द एंड होती है, पीयर असेसमेंट जब साथी एक दूसरे का असेसमेंट कर रहे होते हैं तो पीयर असेसमेंट होगा, सेल्फ असेसमेंट जब खुद का ही स्वयं ही कोई अपना आंकलन कर रहा होता है तो वहाँ पर सेल्फ असेसमेंट होता है। ये सब रहा टाइप ऑफ असेसमेंट। उसके अलावा असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये तो था असेसमेंट। अब है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन होता है एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के एंड में इवोल्यूशन होता है। जब आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो चुका होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ आपने असेसमेंट भी कर लिया, आंकलन भी कर लिया, जहाँ जहाँ सुधार की ज़रूरत थी वहाँ पर सुधार भी हो गया, तो लास्ट में आता है हमारा इवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन, मूल्यांकन के नाम से ही हमें पता चल रहा है मूल्य का आंकन, मतलब मूल्य को मापना है। मूल्य के आगे आपके गुण, मतलब ये कौन नेचर में क्या हुआ, गुणात्मक हुआ। गुणात्मक मतलब ये क्वालिटेटिव हुआ। क्वालिटेटिव के साथ साथ ये मात्रात्मक भी होता है। मात्रात्मक मतलब यहाँ पर गुण और मात्रा दोनों की बात होती है। जब भी इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन में गुण और मात्रा दोनों की बात होगी। मापन में सिर्फ और सिर्फ मात्रा की बात हो रही थी। इवोल्यूशन में हम ये पता लगाते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुआ, जो सीखने सिखाने वाला जो प्रोसेस हुआ, उसमें किसी बच्चे ने कितना सीखा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किसी बच्चे ने कितना सीखा है, उसका हम पता लगाते हैं मूल्यांकन में। मूल्यांकन से हमें बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलता है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बच्चे की कौन से एरियाज में वीकनेस रह गई, कौन से फील्ड में बच्चे ने महारत हासिल कर लिया, ये हम कहाँ से पता लगाएंगे, इवोल्यूशन से पता लगाते हैं। इवोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो गोल डायरेक्टेड होता है। गोल डायरेक्टेड, गोल डायरेक्टेड का मतलब क्या है, ये एक लक्ष्य निर्देशित होता है। जब हमने टीचिंग शुरू करी थी तब हमने एक गोल डिसाइड किया था कि इस क्लास में हमने ये पढ़ लेना है। मान लीजिए हम एक क्लास में बच्चे को डिवीजन सिखाना चाहते हैं, हम बच्चे को भाग सिखाना चाहते हैं, तो हम एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन हम ये पता लगाएंगे कि बच्चे ने क्या डिवीज़न का जो मेथड, क्या बच्चे ने डिवीज़न सीख लिया या फिर बच्चे में कुछ कमियां रहीं, वो सब हम इवोल्यूशन से पता लगाते हैं। इवोल्यूशन में एक कंसेप्ट आता है हमारा CCE, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इवोल्यूशन असेसमेंट वाला जो टॉपिक है ना, ये लगभग 6 से 7 नंबर का आता है। 6 से 7 नंबर इसमें कवर होते हैं। 6 से 7 नंबर कैसे कवर होते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन वाला टॉपिक आपसे CDP में भी पूछा जाएगा, हिंदी में भी पूछा जाएगा, इंग्लिश में भी, मैथ्स, सोशल साइंस और EVS, हर एक सब्जेक्ट में ये इवोल्यूशन वाला टॉपिक पूछा जाता है। तो ये लगभग 6 से 7 मार्क्स तो कवर करता ही करता है, तो ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट CCE का। कई बार तो यहीं से डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि CCE की फुल फॉर्म क्या है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, कॉन्टिन्यूअस का मतलब निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, मतलब इसी नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। जो CCE का कंसेप्ट दिया गया, ये दिया किसने, CBSE ने। CBSE ने CCE का कॉन्सेप्ट दिया। CBSE ने कहा कि बच्चे के लिए एग्जामिनेशंस को आप बर्डन मत बनाएं, बच्चे के अंदर जो एग्जामिनेशन का फियर है उसको दूर करें। बच्चे में एग्जामिनेशन का फियर दूर करने के लिए CCE लाया गया, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन लाया गया कि बच्चे का इवोल्यूशन आप लगातार कीजिए। सिर्फ और सिर्फ बच्चे में जो एग्जामिनेशन का फोबिया है कि जो साल में 2 बार होगा या 1 बार होगा, उसको निकालो और बच्चे को आप कंटिन्यूअसली लगातार इवेलुएट करें। आप बच्चे का लगातार मूल्यांकन करेंगे तो बच्चे में जो एग्जामिनेशन का फियर है, जो परीक्षा को लेकर भय है, वो हट जाएगा। फिर कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हुआ, व्यापक है, समग्र है। समग्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ हम बच्चे की एकेडमिक्स पर फोकस नहीं करेंगे, बच्चे के जो अदर स्कोलास्टिक एरियाज हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उनका भी हम मूल्यांकन करेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, लेकिन कोई बच्चा स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा हो सकता है,
कोई बच्चा पेंटिंग में बहुत अच्छा हो सकता है। तो इन सब के बारे में, इन सबको आप इवोल्वेट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पर फोकस मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पर फोकस ना करके स्कोलेस्टिक और कोस्ट कोलेस्टिक दोनों एरियाज पर आप फोकस कीजिए। वो क्या होगा, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होगा। यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है, कॉन्टिन्यूअस कहता है कि आप बच्चे का लगातार परीक्षण कीजिए, आप बच्चे का लगातार मूल्यांकन कीजिए, चैप्टर वाइज आप बच्चे का टेस्ट कीजिए। जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तब बच्चे का इवोल्यूशन कीजिए, एक टॉपिक खत्म होने के बाद बच्चे का इवोल्यूशन कीजिए। सिर्फ और सिर्फ पेपर पेन से ही आप बच्चे का इवोल्यूशन मत कीजिए, ओरली कीजिए, बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उसका इवोल्यूशन कीजिए, कि ताकि बच्चे का कोई भी एस्पेक्ट ना बचे। सीसी में कहा गया कि जो मूल्यांकन है, जो इवोल्यूशन है, उसको एक प्रोसेस की तरह काम करें, उसको एक प्रक्रिया की तरह यूज करें। सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट ना माने कि सिर्फ ये साल में 1 या 2 बार होगा, इसको आप लगातार कीजिए, इसे एज ए प्रोसेस यूज कीजिए। इसमें क्या क्या कहा गया है कि रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट होना चाहिए, कि असेसमेंट बच्चों का जो हो रहा है वो लगातार हो। उनमें जो लर्निंग गैप्स रह गए आप उनको ओवरकम कीजिए। आप बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं, बच्चे की लर्निंग में जो भी गैप्स रहे हैं उनको साथ साथ ही आप निपटा दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बाद के लिए बचा के रखें, कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम्स है, बच्चे को कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, उसे हम बच्चे को कहेंगे कि नहीं ये बाद में हम सॉल्व आउट करेंगे। नहीं, आप तभी के तभी बच्चे के जो लर्निंग गैप्स हैं उनको कम कीजिए। यहाँ पर आप रीटेस्टिंग कीजिए, फीडबैक लीजिए। जो असेसमेंट में जो होता था, जब हम कंटिन्यूअस असेसमेंट करेंगे, जब हम बच्चे पर लगातार मूल्यांकन कर रहे होंगे, तो ये क्या होगा, जब बच्चे में निरंतर मूल्यांकन होगा तो एक तो बच्चे में एग्जामिनेशन का फोबिया दूर होगा, दूसरा बच्चे की जो लर्निंग गैप्स हैं उनका हमें पता लग जाएगा और उनको हम वहीं पर सुधार सकते हैं। जो ये कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट है ना, ये 2 तरह से यूज किया गया है, एक तो कॉन्टिन्यूअल और एक पीरियोडिसिटी। कॉन्टिन्यूअल और पीरियोडिसिटी में क्या ध्यान रखा गया, कॉन्टिन्यूअल का मतलब क्या हुआ, जब आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप बच्चे का असेसमेंट कीजिए कि बच्चे का पूर्व ज्ञान कितना है, पहले से बच्चा उस टॉपिक के बारे में कितना जानता है। उसकी जानकारी लेकर ही आप वहीं से बच्चे के लिए इंस्ट्रक्शन शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमें ये तो पता ही नहीं है कि बच्चे को पहले से कितना ज्ञान है और हमने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर बच्चे में लर्निंग गैप्स रह सकती हैं। हमें बच्चे की लर्निंग गैप्स नहीं बनानी है। पहले हमें बच्चे में क्या देखना है, बच्चे का पूर्व ज्ञान कितना है, बच्चा पहले से कितना जानता है, और अब उसे कहाँ से पढ़ाना शुरू करना है, हम वहीं से पढ़ाना शुरू करेंगे। जो असेसमेंट बच्चे का स्टार्टिंग में होता है, बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, उसको हम प्लेसमेंट असेसमेंट बोलते हैं। पीरियोडिसिटी का क्या मतलब हुआ, पीरियोडिसिटी का मतलब है कि आप बच्चे का जो असेसमेंट है वो इंस्ट्रक्शन के साथ साथ कीजिए। जब आप पढ़ा रहे हैं साथ साथ आप क्वेश्चनिंग आंसर कीजिए, बच्चे से फीडबैक लीजिए, बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो असेसमेंट है वो लगातार चलता रहना चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट ना होकर एक प्रोसेस होना चाहिए, ये कहा गया कंटिन्यूअस में। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या हुआ कि एक पीरियड्स में आप बच्चे का असेसमेंट कीजिए। जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट, सम्मेटिव असेसमेंट बनाए गए, वो पीरियोडिसिटी पर बनाए गए कि 1 महीने में बच्चे का 1 बार असेसमेंट होगा, फिर 2 महीने में बच्चे का असेसमेंट होगा। मतलब बच्चे का एक टर्म के एंड में जो असेसमेंट हो रहा है वो क्या होता है, एक सम्मेटिव असेसमेंट होता है। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है, कॉन्टिन्यूअस कह रहा है कि बच्चे का लगातार मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चे का लगातार मूल्यांकन होगा तो उसमें बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा, बच्चे की फीडबैक हमें मिल पाएगी, टीचिंग लर्निंग में जो गैप्स रहे उनको हम दूर कर पाएंगे। दूसरी टर्म है कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको हम बोल रहे हैं व्यापक, या फिर जिसको हम बोल रहे हैं समग्र। समग्र का क्या मतलब होता है कि बच्चे की, देखिए CCE है वो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, मतलब बच्चे के समग्र डेवलपमेंट की बात करता है। हर तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चे का डेवलपमेंट है उसके लिए 3 डोमेन्स होती हैं। कौन कौन सी डोमेन होती हैं, एक तो साइकोमोटर डोमेन हो गई, मतलब जो बच्चे के फिजिकल एस्पेक्ट की बात होगी। दूसरा कोग्निटिव डोमेन हो गई, जो बच्चे के मेंटल एबिलिटीज की बात करेगी, जो बच्चे की रीजनिंग पावर है, लॉजिकल पावर है, मेमोराइजेशन है, वो कोग्निटिव डोमेन होगी। और तीसरी होती है हमारी अफेक्टिव, जो बच्चे के जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, उनसे रिलेटेड है। CCE कहता है कि हमने बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। सिर्फ और सिर्फ एक तरह के डेवलपमेंट, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स को लेकर नहीं चलता है। यहाँ पर हम करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनको भी करवाएंगे। यहाँ पर स्कोलेस्टिक के साथ साथ को स्कोलेस्टिक को भी फोकस किया गया। स्कोलेस्टिक होती है शैक्षिक। शैक्षिक में क्या आएगा, जो आपका एकेडमिक्स हो गया वो आएंगे आपके शैक्षिक में। और सह शैक्षिक
मतलब जो स्पोर्ट्स हो गए, आपके स्पोर्ट्स हो गए वो किस में आ जाएंगे, आपके सह शैक्षिक में आ जाएंगे। स्पोर्ट्स हो गया, या फिर जो एनसीसी होता है वो भी क्या हो जाता है, आपका को करिकुलर एक्टिविटीज में आ जाता है, को स्कॉलस्टिक एरियाज में आ जाते हैं। जो को स्कॉलस्टिक एरियाज हैं इनके लिए भी मार्क्स फिक्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स कोटा अलग से होता है, एनसीसी वालों को भी अलग से नंबर मिलता है, एक एनएसएस होता है। इनकी भी बच्चों में डेवलपमेंट किया जाए। हो सकता है कोई बच्चा एकेडमिक्स में बहुत अच्छा ना हो लेकिन वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, तो वो स्पोर्ट्स में अपनी एक पहचान बना सकता है, स्पोर्ट्स में सक्सेस हो सकता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पर ध्यान ना देकर जो अदर को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उन पर भी फोकस किया जाए। ये मतलब है व्यापक का और समग्र का। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीई। सीसीई के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? और सीसीई कहता है कि हमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। वो तीनों डोमेन जो हैं, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन, तीनों में ही बच्चे का डेवलपमेंट होना जरूरी है। सीसीई है वो थॉट प्रोसेस पर एम्फेसिस करता है, वो बच्चे की जो सोचने समझने की जो प्रक्रिया है उस पर फोकस करता है, और ये कहता है कि बच्चे को चीज़ें रटवाए मत। डी एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन पर वो ध्यान नहीं देता है, वो कहता है कि बच्चे को रटवाओ मत चीज़ें, बच्चे के थॉट प्रोसेस को डेवलप कीजिए। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको टीचर सेंटर्ड से शिफ्ट करके लर्नर सेंटर्ड लेके आना है। टीचर से हमें लर्नर के ऊपर लाना है, टीचर से लर्नर। देखिए जो ट्रेडिशनली जो मेथड चला रहा था वो टीचर सेंटर्ड था, मतलब टीचर जिस तरह से पढ़ा रहा है बच्चे को उसी तरह से पढ़ना है, बच्चा एडजस्ट करेगा, यहाँ पर टीचर एडजस्ट नहीं करेगा। लेकिन जब सीसीई आया, सीसीई के बारे में एनईपी 2009 में बात की गई थी और एनसीएफ 2005 में भी बात की गई थी। एनसीएफ 2005 और एनईपी 2009 में भी लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की बात हुई थी कि जो एजुकेशन है उसको लर्नर सेंट्रिक बनाना है। बच्चा किस तरह से सीख रहा है, बच्चे की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कीजिए। टीचर सेंट्रिक अप्रोच से हमें कहाँ आना है, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच पर आना है। ये था सीसीई। सीसीई कहता है कि बच्चे में होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, कोलिस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक दोनों तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पर फोकस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बच्चे के कॉग्निशन पर फोकस नहीं करना, उसके साथ साथ बच्चे के जो साइकोमोटर हैं, स्पोर्ट्स से साइकोमोटर डेवलपमेंट होगा, जो अफेक्टिव डेवलपमेंट है वो भी होना चाहिए, ये सीसीई ने कहा। तो जो हमने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था जो मेजरमेंट है वो सबसे एक नैरोवर टर्म है, सबसे जो छोटी टर्म है वो मेजरमेंट है। मेजरमेंट के बाद आता है हमारा असेसमेंट, फिर उसके बाद आता है हमारा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन देखिए जो मेजरमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ मात्रा की बात कर रहा था, असेसमेंट में एक प्रोसेस हो रहा था जिसमें हम बच्चे के लर्निंग गैप्स को दूर कर रहे थे, और जो इवोल्यूशन है ये आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा, गुण दोनों होंगे। मतलब जो सबसे नैरोवर टर्म है वो मेजरमेंट थी जो ट्रेडिशनली चली आ रही थी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अंकों की बात की जा रही थी। लेकिन जब असेसमेंट करने लगे तो हम बच्चे के हर एक फील्ड का असेसमेंट करने लगे, उसमें हम असेसमेंट को एक प्रोसेस की तरह लेकर चलने लगे। जब से आपने इंस्ट्रक्शन शुरू की है तब से लेकर एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन बच्चों में असेसमेंट चलता रहना चाहिए, और जो इवोल्यूशन है वो एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे में कितनी स्ट्रेंथ आई, बच्चे में कौन कौन से एरियाज में वीकनेस रह गए। ये सब हम कहाँ पर देखते हैं, बच्चे का जब इवोल्यूशन कर रहे होते हैं, बच्चे का जब हम मूल्यांकन कर रहे होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।